शुरुआत के लिए हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं एक शुभ समय, शुभ घड़ी, जिससे हमारा जो भी काम है वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। लेकिन क्या आपको पता है ये शुभ घड़ी सिर्फ भारत में या विश्व में नहीं, अब अंतरिक्ष में भी है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये कौन सी घड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये घड़ी ना ही सिर्फ आपको समय बताएगी लेकिन आपको मार्गदर्शन भी देगी। आजकल दोस्तों जो हम मैथ्स की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी विदेशी टेक्नोलॉजी है, कोई बाहर की कंपनी है उसके मैप यूज करते हैं, उसके नक्शे यूज करते हैं और उससे ही हम अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, हमारी जो पोजीशनिंग है वो नापते हैं। लेकिन भारत में एक नया प्रयोग हो रहा है, एक नई दिशा में हम जा रहे हैं। हम लोगों ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया है। तो जिस तरह से आपके फोन में जीपीएस है, वैसे ही भारत का अपना सिस्टम है नाविक, जो इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है आत्मनिर्भर भारत का। कि हमारा यूज़र सेगमेंट में जो ऐसी क्या चिप बननी चाहिए जो आपके मोबाइल के अंदर हम रख पाए, तो उसमें थोड़ी देरी हुई, उसके कारण ये देरी हो रही है। बट जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा नाविक और उसके प्रयोगों के बारे में, उपयोगों के बारे में। किसी का वक्त अच्छा चलता है, किसी का वक्त बुरा चलता है। वक्त के बारे में हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन वक्त जाता कहाँ है, उसे गिनता कौन है? तो आज हम एक अलग किस्म की घड़ी के बारे में बात करेंगे। आप जब घड़ी की बात करते हैं तो आपको घड़ी, आपके दिमाग में क्या आता है? ये घड़ी या वो घड़ी कि जो दीवार पे टंगी है गोल गोल, या फिर अलार्म क्लॉक, अब तो स्मार्ट वॉच भी आ गई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी घड़ी कि जो आपकी सोच के परे भी है लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे बहुत करीब है। वो घड़ी है एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक बम नहीं भाई, एटॉमिक क्लॉक, सही बता रहा हूं। एटम से सिर्फ बम ही नहीं बनता है, बहुत कुछ और भी होता है। तो आज हम खड़े हैं इसरो के एटॉमिक क्लॉक डेवलपमेंट डिवीजन में अहमदाबाद में, जिन्होंने हमारे नेविगेशन सैटेलाइट में इस क्लॉक को सेट किया है। कारगिल में जो विजय प्राप्त की थी भारत ने, उसके 25 साल पूरे हुए और जीपीएस के पिछले साल 50 साल पूरे हुए। आम जनता के लिए जो साराभाई का, विक्रम साराभाई ने अपना जो संदेश दिया था, वी वांट टू यूज़ स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन मैन एंड सोसाइटी, वो कर रहे हैं। जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन, जो आम जनता को सीधे ही अफेक्ट करता है। नाविक आपके मोबाइल में, कुछ मोबाइल में तो ऑलरेडी आ चुका है, अब अन्य सभी मोबाइल में भी आ जाएगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि सरकार उसको मैंडेटरी बना दे। तो आप जो भी मैप यूज करते हैं, जो भी एप्लीकेशंस यूज करते हैं अपनी जानकारी देने के लिए जीपीएस प्रकार की, वैसे ही हमारी नाविक करके सिस्टम है, नाविक में ये क्लॉक लगी है। तो ये है एटॉमिक क्लॉक। अरे एटॉमिक क्लॉक देखिए, आपको क्या नजर आता है? ये छोटा सा बक्सा, आपको लगता होगा कि इसमें क्या खास बात है कि दूरदर्शन इस पे कार्यक्रम बना रहा है, लेकिन इस छोटे बक्से के अंदर बहुत सारा विज्ञान छुपा है। मानो कि इसके अंदर एक पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, ब्रह्मांड का विज्ञान छुपा हुआ है। इतने सालों तक मानव जाति ने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, सारा का सारा जो फंडामेंटल नॉलेज है उसका यहाँ पे उपयोग हुआ है। और ये टीम, सारी टीम जिन्होंने इस एटॉमिक क्लॉक को बनाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप भारत का स्वदेशी सिस्टम, जिसे नाविक नाम दिया गया है, उसका उपयोग करेंगे तो आपकी व्यवस्था, आपकी गोपनीयता और आपका ट्रैकिंग सिस्टम सब कुछ भारत में रहेगा और विश्व का कोई भी इंसान उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। कारगिल वॉर में हमारे काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी सोल्जर्स की, क्योंकि उस समय जीपीएस की एक्यूरेसी हमने देखा कि बहुत ही पुअर हो गई थी वो वॉर के दरमियान, या कई जगह सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे। तो उसके कारण हमारे सैनिकों को काफ़ी दिक्कत महसूस हुई और उसके कारण हमारी कैजुअलिटी भी बढ़ी सोल्जर्स की। तो उसके बाद भारतीय सरकार ने एक कमेटी स्थापित की थी, जिन्होंने पूरा स्टडी करके टेक्निकल ग्राउंड पे ये डिसाइड किया कि भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए फॉर आवर इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज अन्य लोगों के लिए भी अपना सिस्टम हो। तो आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है नेविगेशन के मामले में खासकर, क्योंकि हम दिन में जो 90% कार्य करते हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें कहीं ना कहीं नेविगेशन सिस्टम का उपयोग ज़रूर करते हैं। खास करके हमारी सेना है, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है,
उसके लिए ये सिस्टम डिज़ाइन हुई थी, जैसा कि मैंने बताया कारगिल वॉर के बाद। तो उनके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम स्वदेशी टेक्निक यूज़ करें, स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, जिससे हम अन्य देशों पर आधारित न रहें। एटॉमिक क्लॉक बनाना काफी चैलेंजिंग काम रहा है, क्योंकि ये दुनिया के सिर्फ दो या तीन देशों के पास ही इस तकनीक थी, और कम देश इसको बना पा रहे हैं। हिंदुस्तान में इसको बनाना काफी चैलेंजिंग रहा है। अब तक जो भी एटॉमिक क्लॉक हम बनाते थे, हम जो यूज करते थे या जिसका इस्तेमाल करते थे, वो दूसरे देशों से आती थी। ये एटॉमिक क्लॉक यही बनी है, हिंदुस्तान में अहमदाबाद में बनी है, इसरो में बनाई है, लेकिन इस क्लॉक को बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जो हमारी जो अन्य ट्रेनें हैं, एक्सप्रेस ट्रेन और शताब्दी ट्रेन, राजधानी ट्रेन, एक्सप्रेस, मेल, सभी ट्रेनों में लगभग 8000 ट्रेनों में हमने ये टेक्नोलॉजी स्थापित कर दी है, तो जिसमें लाइव ट्रेन स्टेटस देखते हैं, हाँ, वो तो सब जो नाविक वो की वजह से। कंटिन्यूस आपको जो स्टेटस मिलता है वो ऑटोमेटिक सैटेलाइट के माध्यम से आपको मिल रहा है। पहले भी मिलता था, बट वो मैन्युअली कोई बताता था कि ट्रेन इधर से पसार हुई उस समय, और एक जगह पे आपको फ़ोन करके बोलना पड़ता है और वहाँ से वो इंटरनेट पे अपडेट होता था ट्रेन का स्टेटस। बट अभी जो भी हो रहा है वो एकदम ऑटोमेटिक हो रहा है। और दिल्ली में जो रेलवे का केंद्र है, क्रिस करके, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो वो लोग पूरा कोऑर्डिनेट करके ये ट्रेन का पूरा मूवमेंट ऑटोमेटिकली सैटेलाइट के माध्यम से वो विगत मिलती रहती है उनको, और वो रेगुलरली अपडेट अपने आप ही इंटरनेट पे हो जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। और अभी रेलवे बोर्ड ने आदेश किया है कि भारत की सभी ट्रेनों में, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो, पैसेंजर ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हो, सब में ये सिस्टम लगा दी जाएगी। और मैन्ड और अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे भी दुर्घटना ना हो, उसके लिए भी ये सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे हमारे सैटेलाइट रहेंगे, तो उसके कारण एक एडवांटेज ये रहेगा कि हमको हमेशा वो सैटेलाइट दिखेंगे ही, जो कि जीपीएस और अन्य जो मियो कॉन्स्टलेशन है उसमें सैटेलाइट घूमते रहते हैं। तो उसके कारण कई बार विजिबिलिटी में नहीं रहते कुछ सैटेलाइट। तो कई बार आपको 10 सैटेलाइट मिलेंगे, कई बार कम सैटेलाइट भी मिल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नाविक में आपको नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलवेज आपको 7 सैटेलाइट तो अवश्य दिखते रहेंगे कोई भी जगह से भारत की। वैसे ये डायग्राम थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन जो ये डायग्राम है, इसके अंदर इस घड़ी की जो आत्मा है, जो रूपरेखा है, संरचना है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर एक रुबिडियम नाम का एक तत्व होता है। ये तत्व कुदरत में पाया जाने वाला एक रेयर अर्थ मिनरल्स है, और इस रेयर अर्थ मिनरल के अंदर जो अणुओं की जो गति होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती, कंपन होता है, उस कंपन के सहारे इस घड़ी की मापन किया जाता है, इस घड़ी का कैलिब्रेशन किया जाता है, और जिसके कारण हम सब उसको मैच करके आगे चल पाते हैं। तो ये जो एटम है, ये आप जिस रुबिडियम की बात करते हैं, ये उसकी आत्मा है। अगर आप इसको देखें तो ये रुबिडियम लैंप है। इसके अंदर जो आपको चमकती हुई, रुबिडियम लैंप के अंदर चमकती हुई आपको चीज दिखती है, ये रुबिडियम है। और इसके अंदर इसको ऊर्जा देके, इसको शक्ति देके, उसके अंदर अणुओं का कंपन करा के, अणुओं की जो गति होती है, उससे जो फ्रीक्वेंसी पैदा होती है, जो तरंग जो पैदा होते हैं, उस तरंग को नियंत्रित करने के बाद जो गणना होती है, उससे समय निकलता है। हमारा उद्देश्य है भारत में ये सर्विसेज पहुंचाना। उसके बाद हम भविष्य में सोचेंगे कि कैसे इसको रीजनल सर्विस से ग्लोबल सर्विस में कन्वर्ट करें। तो ये हमारा प्लान है। और नाविक अपने थोड़ा समय अवश्य लग रहा है, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम में खाली सैटेलाइट या स्पेस सेगमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ ग्राउंड सेगमेंट और यूज़र सेगमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों सेगमेंट अगर डेवलप ना हो तो पूरा सिस्टम ऑपरेशनलाइज करने में थोड़ी दिक्कतें होती है। आप बोलेंगे मोबाइल का समुद्र में क्या उपयोग, तो ये उपयोग हो रहा है कि जब वो कोस्टल एरिया में घूम रहे हैं तब मोबाइल चलता है, पर जैसे ही वो अंदर की ओर जाते हैं तो मोबाइल तो काम नहीं करेगा, क्योंकि नेटवर्क तो है नहीं वहाँ पे। तब हम मोबाइल के द्वारा उनको, हमारे नेविक रिसीवर द्वारा उनको ये माहिती पहुँचाते हैं। In olden times, when the radar was not there, we were heavily dependent on the celestial the objects. The whole cycle used to start from the morning star sight, then followed by sun run sun, then sun run sun mirrored, then followed by again a evening sun, afternoon sun run sun, and then in the evening star sight, and at night the moon run moon, or the other ways that used to be utilized to determine the position of the ship.
North Star also was, heavily used to check the gyro error and also to indicate the position of the northern direction. And all these put together, the celestial navigation used to be used. कोई भी बोट जो अननोन बोट है हमारे जो इंडियन वाटर्स है उसमें आ ही नहीं सकती, उसको तुरंत हम पहचान जाते हैं। तो कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम तो वो हमने लगा दिया है सब जगह पे। और कुल एनसीएल जो हमारा जो यूनिट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको 1 लाख बोटों पे ये यंत्र लगाने का ऑर्डर मिला है। तो हर एक पे, जैसा कि मैंने बताया, नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को मिला के एक टर्मिनल तैयार किया गया है, वो हर एक बोट में लगा दिया जाएगा। और कुछ लगभग 25,000 बोट में तो ऑलरेडी लग चुका है, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश की। तो इस तरह से पूरे देश की लगभग 4 लाख बोटों में लगाने का प्रावधान सरकार द्वारा है। इसरो के द्वारा जो नाविक उपलब्धियां मछुआरों के लिए अभी जो शुरू होने वाली है, काफी जगह पे शुरू हो भी चुकी है, तो क्या है इसकी महत्वता, अभी उसके ना होने की वजह से क्या तकलीफें है? हमारे साथ काफी मछुआरे जो है जामनगर के वो जुड़े हुए हैं। हम दूसरी जगह पे चले गए और हमारा रेडियो आता है वही बंद हो गया और जीपीएस सिस्टम बंद हो गया। तो हम अगर हवामान ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो दूसरी जगह किसी भी जगह पे पहुंच नहीं पाएगा। अगर ये चिप होगी तो हम पोस्ट कार्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड हमको लेने के लिए आ सकती है। ये वो तो हमारे लिए अच्छा है। हम तो एकदम जो हमारे लिए प्राथमिक सुविधा है वो तो मिलना चाहिए, इसमें ये भी अच्छा है हमको मिले तो। नाविक जो है वो मछुआरे को अपना रास्ता दिखाएगी, साथ साथ उसको ये भी बताएगी कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है वहां से कितने दूर है, आप उसके नजदीक कब तक जा पाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ये मछुआरों को काफी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ सभी बोट जहाँ भी मूवमेंट कर रहे हैं, कोई भी सी में, बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो या हिंद महासागर हो, तो उनकी मूवमेंट ट्रैक होगी। और मछुआरों को हर दिन शाम, क्योंकि मछुआरे एक बार पानी में समुद्र में दूर तक चले जाते हैं तो लगभग 7 दिन से लेके 15 दिन के बाद ही वापस आते हैं। तो उनको कौन सी जगह पे फिश शील्ड बेटर मिलेगा, कहाँ से उनको ज़्यादा फिश मिलेगी, मछली मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन हम हर दिन उसको शाम को 5 बजे पहुंचाते हैं। फिर वो अगर भारतीय वाटर्स क्रॉस करके इंटरनेशनल वाटर्स की ओर जा रहे हैं, जैसे कि कुछ मछुआरे श्रीलंका की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ इधर की और पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है। तो वो सब ना हो और वो सही समय पे वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ना करे, इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं उसको। तो वो सब माहिती भी उनको ऑटोमेटिक मिलती रहेगी उनके मोबाइल पे। तो जो पहले साइक्लोन के कारण काफ़ी जो कैजुअलिटी होती थी, कई मछुआरे डूब जाते थे या साइक्लोन के इफेक्ट के कारण वापस नहीं लौट पाते थे, तो उनको भी कोशिश जारी है कि किस तरह से उनको एटलीस्ट माहिती पहुंचाई जाए और उसका उपयोग वो सही तरह से करे और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। पारंपरिक जो नेविगेशन करते हैं उस तरह से इसी बात के लिए हमारे साथ में जो टंडेल है उसको वही बताएंगे कि किस तरह माछीमारी करते थे और किस तरह नेविगेशन करते हैं। पहले के ज़माने में क्या हो रहा था कि हमें यहाँ से निकलने के बाद सिर्फ हम ओका यंत्र पे डिपेंडेंट होते थे। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे समुद्र में क्या हो रहा है, आने जाने की दिशा सिर्फ ओका यंत्र से होती थी। लेकिन अब हमारे पास भारत सरकार के जो कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम की मदद से हमें जो जीपीएस मिला है, तो जीपीएस की मदद से हम लोग अपने आने जाने का रास्ता क्लियर करते हैं। हमें जाने आने के लिए जो भी दिशा सूचक होता है वो अब जीपीएस के थ्रू होता है। सैटेलाइट से कनेक्टेड था और तुरंत ही नियर बाई जितने भी जो मतलब शिप थे, मतलब जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी जो फैसिलिटी थी शिप की, कोस्टल लाइन की जैसे नेवी वगैरह थी, तो तुरंत जैसे सुरक्षा के लिए पहुंच जाते थे। भारत ने जो हमारे पहले INSS 1 सीरीज़ के सैटेलाइट थे, नाविक सैटेलाइट थे, उसमें इम्पोर्टेड क्लॉक यूज़ की थी। तो उसमें कुछ खामी की वजह से वह क्लॉक जल्दी से बिगड़ जाती थी। तो हमारे लगभग 4 से 5 सैटेलाइट में लगभग 3 क्लॉक देने के बावजूद, एक क्लॉक होती है तो भी हम काम कर पाएंगे, बट तीनों क्लॉक बिगड़ गई, ऐसा हमने देखा गया। तो या तो उसके डिज़ाइन में कुछ खामी रह गई थी या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खामी रह गई थी, जो इम्पोर्टेड क्लॉक थी। तो उसके कारण हमको काफ़ी जैसे कि मैंने बताया, जो डिले हो रहा है हमारे नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में, उसका एक कारण ये एटॉमिक क्लॉक का ख़राब होना वो भी था। बट अभी हमने वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो आत्मनिर्भरता उसमें हासिल कर दी है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में क्या होता होगा?
हर किसी को सवाल है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर खोज की और पता लगाया कि अणुओं के माध्यम से ये जाना जाता है कि 1 सेकंड में अणुओं के द्वारा कितना कंपन हो रहा है। यानी कि अणुओं के कंपन से ये मापा जाता था कि ये 1 सेकंड कितना है। ये छोटी सी चीज है रुबिडियम, जिसे आपको पहले भी बताया। ये कांच नहीं, कांच के अंदर जो है, जो सिल्वर है, जो चमक रहा है, वो रुबिडियम है। ये रुबिडियम खत्म हो सकता है धीरे धीरे 15 साल में, 20 साल में, गर्मी से, जो गर्मी हीट इसको देते हैं, और शायद हमारी घड़ी खराब हो सकती है। लेकिन वो कितना पिघलता है, कितना खराब होता है, कितना कम होता है, उसकी तो गिनती करनी चाहिए। तो ये इसने एक एग्जाम दी है, कई टाइम तक, काफी महीनों तक, काफी सालों तक, 2-3 साल तक या कुछ महीनों तक, ये गर्म होने के बाद इसमें से रुबिडियम कितना कम हुआ, या इसमें से रुबिडियम जो है इसके ऊपरी ग्लास के साथ, ये कांच की सतह के साथ उसका कितना रिएक्शन हुआ, वो भी तो पता करना पड़ेगा। मान लीजिए इस कांच को अगर तोड़ दिया जाए तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो जाएगा। ये भी नहीं करना है। हमारे साइंटिस्टों ने ऑलरेडी 3 क्लॉक बना दिए हैं, उसमें से एक क्लॉक तो ऑलरेडी सैटेलाइट में भी हमने लॉन्च कर दिए। जो हमारा लास्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ है NVS-01, उसमें हमारी एक इंडिजिनस क्लॉक यूज़ हो रही है, वो अहमदाबाद में बनी है, और बाकी 2 क्लॉक इम्पोर्टेड क्लॉक है। बट जो मुख्य क्लॉक जिसका हम अभी उपयोग कर रहे हैं नेविगेशन में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट में, वो हमारी अहमदाबाद की जो इंडिजिनस जो आत्मनिर्भर क्लॉक है उसके द्वारा ही हम कर रहे हैं। तो ये रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक की टेक्नोलॉजी हमने पूरी तरह से हासिल कर दी है, और अभी हमारा प्रयत्न रहेगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर में इसकी टेक्नोलॉजी दी जाए, जिसके कारण उसका प्रोडक्शन लेवल पे उसका फिर प्रोडक्शन हो सके। जो रुबिडियम है उसका गलन बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है, वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उतना टेम्परेचर देके या उससे भी ज्यादा थोड़ा टेम्परेचर देने के बाद या उस देते समय ये जो है ये सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। मानो कि आपका बर्फ का टुकड़ा है, उसको अगर आपने 0 से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो पानी में बदलने लगता है। वैसे ही ये 40 डिग्री पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, यानी जो घन अवस्था है, सघन अवस्था से प्रवाही में वो बदल जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने ये किया कि इस दौरान जो ऊर्जा का बहाव होगा, जैसे हम लोग जब भी ठंडे मतलब एक बर्फ को पानी में बदलते हैं, तो आप देखिए कि उसके आसपास एक भाप सी बन जाती है, एक हवा सी बन जाती है। जब पानी को भी आप गर्म करते हैं तो स्टीम में बदल जाती है। तो आपने जो ऊर्जा दी वो ऊर्जा कहीं तो आजाद होती है, मुक्त होती है। इस तरह से इसको भी जब आप देते हैं, रुबिडियम को भी आप गर्मी देते हैं, तो उसमें से भी बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठा होकर बाहर निकलती है। यहाँ के विज्ञानियों ने एक नया रास्ता निकाला कि इस ऊर्जा का मापन किया। वो ऊर्जा का मापन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही 40 डिग्री पर यहाँ पे टेम्परेचर पहुंचता है, आप इस चार्ट में आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं कि किस तरह से एक उसकी आंतरिक रुबिडियम की जो आंतरिक जो प्रक्रियाएं हुई, उसने किस तरह से ऊर्जा ली और ऊर्जा छोड़ दी। और इसकी गणना करके ऊर्जा से, एनर्जी से मास का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये अपने आप में एक अनोखा यहाँ का ही एक प्रयास है, जो गणित और फिजिक्स को और एक लॉजिक को पकड़कर यहाँ जो रुबिडियम है उसका मास, इतना छोटा सा मास भी है, उसको कैलकुलेट कर पाता है। तो ये फॉर्मूला भी अपने आप में एक नया तरीका है, नवाचार है, और ये तरीका भी ऐसा है कि जिससे हम जान पाते हैं कि भी ये रुबिडियम है तो कहाँ तक इसकी जिंदगी टिकेगी। और इसके ऊपर ही तो सारे के सारे एटॉमिक क्लॉक, क्योंकि अगर इसका वजन कम या ज्यादा भी हो जाता है तो भी फ्रीक्वेंसी में बड़ा फर्क आ जाएगा। तो फिर वही होगा, जाना था चीन, पहुंच गए जापान। तो उसके लिए इतनी मेहनत इतनी छोटी सी चीज पे करनी पड़ती है। क्या ये सही है कि जो नाविक का जो प्रिसाइजन है वो जीपीएस से भी ज्यादा है? ज़्यादा है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, उसके बराबर का है। तो हम विश्व की कोई भी नेविगेशन सिस्टम लो, वो चाहे जीपीएस हो या बेइडू हो या रशियन ग्लोनास सिस्टम हो, तो सबके बराबर के ही हमारे भी स्पेसिफिकेशन है, और हम भी उतनी अच्छी तरह से उसमें हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उतना प्रिसीजन, इतनी एक्यूरेसी दे सकते हैं। फिश शील्ड बेटर मिलेगा, अगर इंटरनेशनल वाटर क्रॉस करे तो उनको अलर्ट किया जाएगा, और उनकी नेटिव भाषा में। दूसरा उसका एडवांटेज है कि मोबाइल पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अपनी भाषा में, तमिल में या मलयाली में या गुजरात फिशरमैन है तो गुजराती में।
तो ये सब हमने इनोवेशन किए हैं जिसके द्वारा मछुआरे को लाभ होगा। और एक दूसरा लाभ है कि साइक्लोन अगर आने वाला है तो हमको अभी साइक्लोन तो हम इजीली प्रेडिक्ट करते हैं हमारे सैटेलाइट द्वारा, तो 5 से 6 दिन पहले ही उनको अलर्ट कर देते हैं कि अभी साइक्लोन आएगा इस दिन को, तो आप ये एरिया से दूर रहे या जल्दी से वापस लौट के अपने घरों को आ जाए। इसी घड़ी के माध्यम से हम किसी भी 5 मीटर तक की गाड़ी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ है, किस गति से वो आगे बढ़ रही है और किस तरफ आगे बढ़ रही है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बड़े ही ध्यान से हर एक बारीकी को ध्यान से देखा, उसे परखा, उसे जाना और उसके बाद ये बनाई गई है शुभ घड़ी। आपने अभी तक नाविक के बारे में सुना, एटॉमिक क्लॉक के बारे में सुना, अब इसरो की और एक खासियत के बारे में जानते हैं जिसके वजह से हमें ये पता चल पाया है कि भारत अब कहीं पर भी पीछे नहीं है, ना ही धरती पर ना ही अंतरिक्ष में, और वो है रिमोट सेंसिंग। बता कि किस तरह से रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम हमारे ऑप्टिकल कैमरा या टेलीस्कोप के द्वारा या माइक्रोवेव रडार सिस्टम के द्वारा हम अलग अलग तरह से फोटोग्राफ्स लेके पृथ्वी की ऑब्जर्वेशन करके जो पिक्चर तैयार करते हैं, इमेजेस तैयार करते हैं, उसमें से उसका एनालिसिस करके आम आदमी के लाभ के लिए, किसानों के लाभ के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो डिराइव करके उन तक पहुंचाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने अपनी फसल बोई है तो फसल का कोई उसमें डिजीज़ लगी है कि नहीं, फिर उसका यील्ड कितना होगा, उसका एकरेज कितना होगा, अगर उसमें फ्लड और ड्रॉट के कारण उसमें डैमेज हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस किस तरह से मिल पाएगा, कितना मिल पाएगा, तो वो सब का एस्टिमेट करते हो क्योंकि उनको सही मायने में मदद मिले उसकी कोशिश रहती है रिमोट सेंसिंग मीन्स के माध्यम से। तो एकदम सरकार को सही माहिती उपलब्ध की जाएगी जिसके कारण किसानों को कोई भी नुकसान ना हो, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए तो भी उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बरकरार रहे, और जब भी उनको अच्छी फसल होती है तो उनको कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा हो, तो उसके बारे में भी रिमोट सेंसिंग द्वारा उसका एकरेज यील्ड पता लगा के उनको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। तो और ड्रोन के माध्यम से भी अलग अलग परीक्षण करते हैं जिसके द्वारा उनके जो, क्योंकि भारत में खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, अमेरिका की तरह बड़े बड़े खेत हो तो सैटेलाइट के माध्यम से उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं, बट इंडिया में छोटे लेवल पे अगर इमेजिंग करना हो तो उसमें ड्रोन और एयरक्राफ्ट का भी उपयोग होता है, उसके द्वारा भी हम रिमोट सेंसिंग करते हैं। अभी हम खड़े हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद इसरो के बोपल कैंपस में, और अभी हम जहां पर खड़े हैं वो जगह है बोपल कैंपस के एडवांस माइक्रोवेव ट्यूब डेवलपमेंट लैब में हम खड़े हैं। आपको लगता होगा कि ये अजीब से नाम वाली लैब में होता क्या है, क्या ये कोई माइक्रोवेव से जुड़ा हुआ काम है या फिर इसमें कुछ ऐसा काम होता है जो हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस लैब में ऐसा कुछ काम हुआ है जिससे ना केवल सैटेलाइट लेकिन हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान में जाने की जो तकनीक है उसमें बहुत हद तक हम आत्मनिर्भर हुए हैं, उसमें सैटेलाइट बनाने का खर्चा भी कम हुआ है, और साथ ही साथ हम एक नए दौर में, नए आत्मनिर्भरता के नए दौर में भी प्रवेश कर चुके हैं। और इस विषय में हमसे बात करेंगे शिल्पी सोनी जी, जो यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक है। शिल्पी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में जी। तो सबसे पहले आपने और आपकी टीम ने बहुत सारे साल लगा के एक ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का निर्माण किया है। अब ये तो बड़ा हमारे लिए बड़ा अटपटा सा नाम है, तो ये क्या है, क्या करता है, और इस खोज का क्या इतना महत्व है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब के बारे में मैं बात करूं तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब बेसिकली एक एम्पलीफायर है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ से सैटेलाइट क्या काम करते हैं, सिग्नल को दुनिया के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ट्रांसमिट करते हैं। जब हम सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं तो वहाँ तक जाते जाते सैटेलाइट सिग्नल जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो ये एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके वापस अर्थ की तरफ भेजते हैं ताकि हम उस सिग्नल को रिसीव करके यूज़ कर सकें। जैसे आप लोग दूरदर्शन में भी ट्रांसमिशन करते हैं तो उसमें भी ये जो सिग्नल आप अपने जो हब से सिग्नल भेज रहे होंगे वो सिग्नल इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पलीफाई होकर ज़मीन तक पहुंच रहा होगा, हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा होगा। जी, मतलब ये है कि ये चल के जाता है ऊपर
और ऊपर इसको ये ताकत देता है, ताकत देके फिर आप नीचे आता है, जैसे बेसिकली बूस्टर है, ऐसा कहते बूस्टर है, बूस्टर एक मैकेनिज्म है इस तरह से, जिस तरह से, लेकिन ये 36,000 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। 36,000 किलोमीटर दूर हमारे सैटेलाइट्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं 36 कितना भी यहाँ से एम्पलीफाई करके भेजो, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक एटेनुएशन, लंबी डिस्टेंस, उन सब के जाते जाते सिग्नल काफ़ी कमज़ोर हो ही जाता है। तो ये जैसे एम्पलीफायर है, इसकी भूमिका क्या रहती है किसी भी सैटेलाइट में? ये तो काफी सालों से इस्तेमाल होता होगा। काफ़ी सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप ऐसे जेनरिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट में ऐसे कम से कम 30 से 50 एम्पलीफायर यूज़ होते हैं अलग अलग चैनल्स के लिए। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिवाइस पूरे वर्ल्ड में 2 या 3 इंटरनेशनल सप्लायर ही बनाते हैं, जो कि बहुत कॉस्ट भी लेते हैं और बहुत टाइम भी लेते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी सैटेलाइट पेलोड की 50% कॉस्ट और ऑलमोस्ट 2 to 3 इयर्स ये टेक्नोलॉजी गवर्न कर रही होती है। तो अभी तक हम ये टेक्नोलॉजी पिछले 20 सालों से फॉरेन वेंडर से खरीदते आ रहे हैं विथ ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेक्स। और अभी हमने पिछले 4 या 5 सालों में इस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में लिया है, हमने इस टेक्नोलॉजी को समझा है और पूरा फुल फ्लेज स्पेस क्वालिफिकेशन किया है। अब हमारा जो पहला TWTA है वो स्पेस में उड़ने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैटेलाइट बनाने का खर्चा लगभग आधा हो जाएगा। टेक्निक बेस्ड एम्पलीफायर तो हमारे घर घर में माइक्रोवेव्स में भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा जितने भी सैटेलाइट के हब स्टेशन हैं, जितने भी सेल टावर हैं, वो भी सिग्नल को एम्पलीफाई करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजते हैं। तो एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी पर से इसकी यूटिलिटी मतलब अर्थ पे भी सफिशिएंट है। बट अर्थ पे कॉस्ट इफेक्टिव उतने होंगे या नहीं, बट स्पेस के लिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसरो सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं बनाता है, अंतरिक्ष में यान नहीं भेजता है, लेकिन साथ ही वो विविध क्षेत्रों में भी भारत के लिए मददगार है। मददगार कैसे हैं? तो इसरो की ही संस्थान जिसका नाम है सेक यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र। उपयोग सिर्फ अंतरिक्ष के लिए नहीं बल्कि भारतवासियों के लिए भी। सूखा पड़ेगा कि नहीं वो माहिती भी पहले से पहुंचा है, तो वो अपने आप उसके मुताबिक क्रॉप के बारे में डिसीजन ले सके या एक्शन ले सके। और सरकार को भी एज ए प्लानर्स कि बोलते हैं उसको एग्री DSS और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो उसकी स्थापना की गई है कि एक जगह आपको पूरी माहिती मिल जाएगी कि देश में कहाँ सूखा पड़ रहा है, कहाँ पे बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आई है, और इस बार वातावरण क्या रहेगा, इस साल मानसून कैसा रहेगा। तो ये सब माहिती करके गवर्नमेंट एक जो इसको बोलते हैं एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों के हमको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, किसके लिए एक्सपोर्ट में हम मंजूरी दे सकते हैं। जैसे कि बीच में हमने देखा कि वीट का क्राइसिस हो गया था, या ओनियन नहीं मिल रहे थे, या एप्पल की फसल कम हो गई थी। तो वो सब माहिती हमको पहले से एडवांस में मिल जाएगी, जिससे गवर्नमेंट एडवांस एक्शन ले सके कि कौन सी चीज़ों का इंपोर्ट करना जरूरी है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी हमको कम दाम पे वो इंपोर्ट कर पाए। क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पे ख़रीदने जाओगे तो जो मंडियां है वो प्राइस बढ़ा देती है। तो ये अनुभव इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी यही होता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं आपकी मजबूरी का। तो वो ना हो उसके लिए एडवांस एक्शन लेना ज़रूरी है। तो वो सब कार्य में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हमको मदद जरूरत है, खासकर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी।